सभी को नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। और आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। अब लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल का और एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और इन दोनों में लगभग हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। एक में केमिकल से इलेक्ट्रिक, एक में इलेक्ट्रिक से केमिकल, एक में एक कंपार्टमेंट, एक में दो कंपार्टमेंट, एक में एनोड नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे वाले खेल हमने पढ़ लिए थे। अब देखा जाए तो जो छोटा मोटा टॉपिक बचा था उसका वो था कि भैया सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो हमने बात की थी कि सॉल्ट ब्रिज जो कि दो कंपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ता था। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो दो कंपार्टमेंट को जोड़ता था। वो एक्चुअली वो उनके सर्किट को कंप्लीट करता था, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता था। तो हमने एक नॉर्मल वायर क्यों लगाई? तो नॉर्मल मेटल की वायर हमारे रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट हो सकती है। मान लो मैं कॉपर की वायर लगाता तो वो रिएक्ट हो सकता है जो उनमें मैंने लिया है। अब या तो मैं एक ऐसा मेटल लूँ जो कि बहुत इनर्ट हो, जैसे कि प्लैटिनम या फिर गोल्ड, बट अगेन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, अगर मैं ग्रेफाइट के रॉड डुबा दूंगा तो ग्रेफाइट पोरस होता है, वो लिक्विड जंक्शन बना देता है। मतलब एक तरह के का लिक्विड डिफ्यूजन करके दूसरे तरफ जा सकता था, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो पोरस होता है। मतलब कि काइंड ऑफ जैसे टिश्यू पेपर को आप दो लिक्विड्स में डाल दो तो इधर का लिक्विड इधर और इधर का लिक्विड इधर चला जाएगा। आई होप आपको पता हो। अल्टीमेटली कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो सर्किट को कंप्लीट भी करता है, दोनों लिक्विड्स को अलग भी रखता है और रिएक्ट भी नहीं होता है ना। फिर भी अगर एक बार हम लोग यहाँ से पढ़ ले तो सॉल्ट ब्रिज है क्या? सॉल्ट ब्रिज का मतलब कोई भी सॉल्ट। अब यहाँ पे एडवांटेज ये है कि सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे जो कंटेनर्स में क्या भरा हुआ है। अगर हमारे कंटेनर में मान लो आपने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट भरा हुआ है तो ऐसा कोई सॉल्ट लेंगे जो इनके साथ रिएक्ट नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फिक्स्ड हो। यहाँ पे हम कुछ सॉल्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स हैं KCl, KNO3, NH4 का सॉल्ट, NH4 पॉजिटिव का सॉल्ट, जैसे कि NH4Cl, NH4 कोई भी और यार NH4OH इसका बेस। तो मतलब कोई भी ऐसा एक सॉल्ट ले सकते हैं हम जिसमें एमोनियम आयन हो, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई हमारे रिएक्टेंट्स कौन हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, एक पेस्ट लेते हैं, चाहे वो हम जेल ले लें, अगर जेल, सिलिका जेल, उस जेल में इन सॉल्ट्स को मिक्स कर देते हैं, फिर उसको एक पाइप में भर देते हैं। इससे बन जाता है सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट जो होते हैं जब वो जेल फॉर्म में आते हैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है तो दे गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड, दे गेट आयनाइज्ड, जिसकी वजह से हमें कैटायन और एनायन मिलते हैं और वो सॉल्ट ब्रिज एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। तो सॉल्ट ब्रिज की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मैंने बताया, पहला है इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। एक्चुअली इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। ये डिफ्यूजन को प्रिवेंट करता है, ये दो हाफ सेल को एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ का चार्ज पॉजिटिव, देखो न्यूट्रल कैसे करता है ये भी हम बात करने भी वाले हैं। लेकिन दुनिया में किसी भी सर्किट में, आप फिजिक्स के हिसाब से याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो किसी पे भी कभी कोई चार्ज नहीं आता है। कई बच्चों का ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं, तो हमने EMF यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में बात भी की थी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो उसको पॉजिटिव से नेगेटिव वापस आना ही पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो होना ही पड़ेगा, है ना। वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रखता है। कैसे, अभी हम बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये लिक्विड जंक्शन को बनने से रोकता है। ये रोकता है लिक्विड जंक्शन को बनने से, यानी दो कंटेनर्स के लिक्विड्स को आपस में फॉर्म होने से, बनने से भी ये रोकता है। चलिए वो तो बात की बात है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, इसलिए हम इसकी जगह पे हम एक मेटालिक वायर को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन अगेन मैं मान लो गोल्ड की वायर लेता हूँ, सिल्वर की वायर लेता हूँ तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो 100 बात की एक बात, हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये सारे फ़ायदे मिलेंगे और काम सस्ते में भी हो जाएगा। और हम अलग अलग सॉल्ट्स का यूज़ करके अलग अलग सेल्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लो मैं कहता हूँ कि यार कॉपर वायर इसमें तो यूज़ हो जाएगी लेकिन उसमें यूज़ नहीं होगी, वो इससे तो रिएक्ट, तो लिमिटेशन है। फिर वहाँ मुझे अलग अलग मेटल लेने होंगे। अगेन कौन सा सॉल्ट कब लेना है ये आपका एक्सपीरियंस बताएगा। अच्छा ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, मेरे पास जिंक है
और मेरे पास कॉपर है। अगर मैं इन दोनों में KCl सॉल्ट यूज़ करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है कि ना तो जिंक K को डिस्प्लेस कर पाएगा ना ही कॉपर। तो ये KCl सॉल्ट लिया जा सकता है क्योंकि जिंक और कॉपर दोनों ही K को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो रिएक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं KCl। तो ऐसे ही आपको वो आपका एक्सपीरियंस बताएगा जब आप एक्चुअली में अपनी लाइफ पे सॉल्ट ब्रिज बनाओगे। अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी, ना ही आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है कि इसमें हम ये वाला सॉल्ट ब्रिज क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सॉल्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, चलिए फिलहाल सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज अगर आपको समझ में आया हो तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। आज हमें बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे टर्म्स को समझना है और उस हिसाब से हमारे पास आज का टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि हम लोग अब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इस वाले पूरे लेक्चर, अगले वाले पूरे लेक्चर और उसके अगले वाले पूरे लेक्चर में आप हमेशा बस ये ध्यान रखना, मतलब आने वाले 3 लेक्चर्स तक आप ये ध्यान रखना कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, यानी हम केमिकल एनर्जी देके बिजली बनाना हमारा मकसद है। अब यही 3 लेक्चर तक चलेगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप आसान भाषा में कह सकते हो पोटेंशियल बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड ऑफ अ हाफ सेल। पहली बात तो हाफ सेल समझते हैं ना आप लोग क्या होता है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 कंटेनर से मिलकर बनता है। एक होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, जैसे डैनियल सेल की अगर बात करें तो जिंक वाले कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रही थी, और एक होता है जहाँ रिडक्शन होती है, जैसे कि अगर अगेन डैनियल सेल की बात करें तो कॉपर वाले सेल में रिडक्शन हो रही थी। तो इन्हें हम हाफ सेल बोलते हैं, एक में ऑक्सीडेशन होना, एक में रिडक्शन होना, ये बेसिकली हमारे लिए हाफ सेल है। तो पोटेंशियल बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड ऑफ अ हाफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान सुनना होगा। जैसे कि अगर मैं डैनियल सेल का एग्जाम्पल ले लूँ तो डैनियल सेल में हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत मोटा जिंक का, यहाँ पे अगर आपको याद हो, रॉड लिया था और इस जिंक के रॉड को हमने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया था। अब अगर आपको याद हो तो इस पे चार्ज नेगेटिव आ गया था, वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, नहीं तो आप लेक्चर जाके एक बार उसके नोट्स आपने बनाए होंगे, आई होप वो तो बना ही रहे हो आप। तो आप एक बार जाके चेक करें कि एनोड पे यानी जिंक पे चार्ज पॉजिटिव नहीं आया था, ये जिंक का बना हुआ था, और इस पे जो चार्ज आया था वो नेगेटिव आया था। अब अगर आपको याद हो तो इस कंटेनर में हमारे पास Zn+2 और SO4-2 है, यानी इस पूरे कंटेनर में Zn+2 और SO4-2, Zn+2 और SO4-2 घूम रहा है। ओके, अब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो अगर इसके अंदर 50 Zn+2 थे तो 50 SO4-2 भी थे। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसके अंदर 50 Zn+2 थे और 50 ही क्या थे, SO4-2 थे। ओके, अब जब रिएक्शन आगे बढ़ी तो ये आपको याद हो, ये जिंक टूटना शुरू हो गया था, ये जिंक टूटना शुरू हो गया था और इसने क्या बनाना शुरू कर दिया था, Zn+2 आयन। जिंक से ये Zn+2 आयन बनाना शुरू हो गया था। तो अगर मान लो मैं x टाइम पे वेट करता हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वेट करता हूँ, तो Zn+2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो जिंक है वो टूट के Zn+2 बना रहा है। और लेट से ऐसे एक वैल्यू ले रहे हैं आप, उसको दिल पे मत लगाना, मान लो 100 Zn+2 के आयन्स हो गए, लेकिन SO4-2 के आयन्स तो अभी 50 ही हैं। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि इस पूरे सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, सही कह रहा हूँ, क्योंकि Zn+2 बढ़ते चले जाएंगे और इस रॉड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब अगर ये रॉड पे चार्ज नेगेटिव है और इस पूरे सॉल्यूशन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो हमारी फिजिक्स कहती है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं तो उन पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे से दूर रख देते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, क्योंकि हमने उनको दूर रखा हुआ है, क्योंकि वो पास आना चाह रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक सॉल्यूशन और उसके इलेक्ट्रोड के बीच में, इसके सॉल्यूशन और इसके इलेक्ट्रोड के बीच में क्रिएट होता है, इसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बिल्कुल ऐसा ही याद करेंगे, यहाँ पे कॉपर रॉड के साथ भी हो रहा है। पहली बात तो कॉपर रॉड पे चार्ज क्या आया था, पॉजिटिव, और ये कैथोड थी, पहली बात। दूसरी बात, इस कंटेनर में
जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो इसके पास कॉपर +2 था और SO4 -2 भी था। 50 कॉपर +2 थे मान लो, और 50 ही SO4 -2 भी थे। ओके, दोनों का अमाउंट 50-50 था। धीरे 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 रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ी, और रिएक्शन आगे बढ़ने के बाद इस पे कॉपर +2 इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस पे जाके कॉपर +2 जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, डिपॉजिट होना शुरू हो गए, और धीरे धीरे कॉपर +2 का अमाउंट कम होने लग गया। पहले 50 लिया था, इसका भी अमाउंट 50 लिया था। 50 से कितना हो गया, मान लो 40 हो गया। तो कॉपर +2 का अमाउंट जो है वो कम हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन पर नेगेटिव आ रहा है, और रॉड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्रिएट होता है, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में नाप रहे हैं तो इसको बोल दिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी समझाते हैं इसका मतलब। लेकिन अगर हम यही पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में नाप रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको E के ऊपर नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में नाप रहे हैं तो उस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो 1 atm, और कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। अगर ऐसी कंडीशंस में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो आयंस का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूंगा, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो अगेन आयंस का मूवमेंट इफेक्ट होगा, और अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो ऑब्वियस बात है आयन का अमाउंट इफेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ऐसा पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नापा जाता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मान लो मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता हूं, ये कैसे निकालते हैं बात भी करेंगे, पर मान लो आपने भी अपने घर में निकाला, मैंने भी निकाला, मेरा आंसर आया 0.7, आपका 0.5 भी आ सकता है, बिकॉज कंडीशंस आर नॉट सेम। बट अगर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं जहां पे आपके टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस मेरे से सेम है, तो फिर आपका और मेरा आंसर सेम आएगा, अलग आ ही नहीं सकता है, और इसीलिए पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर सारी पढ़ाई की जाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, क्योंकि इससे क्या होता है, जो कंपैरिजन होता है वो हम कर। अब मान लो आपने जिंक पे काम किया, मैंने भी किया, मेरा आंसर आ गया 1.2, आपका आ गया 0.7, तो हम आपस में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन अलग थी, मेरी अलग थी, आपकी कंडीशन अलग थी, मेरी अलग थी। तो अगर हम सेम बात करना चाह रहे हैं तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम लोग कंडीशंस को सेम कर देंगे, और उस केस में हम बोलेंगे इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे पोटेंशियल को कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कंडीशन स्टैंडर्ड होंगी। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी, या कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे ना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप समझ ही गए होंगे, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है आप समझ ही गए, इसकी तो डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक हाफ सेल की ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसका जो पोटेंशियल पैदा हो रहा है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर किसी की रिडक्शन हो रही है तो उसमें जो पोटेंशियल पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आके ये रुकती है कि जब मैं दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये पक्का है कि कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और कोई एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा, ये तो तय है। अगर मैं दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूं, जैसे कि मैंने डैनियल सेल में कनेक्ट किया था जिंक और कॉपर को,
तो ये तो तय है, ये तो पक्का है कि एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। जैसे वहां पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था और कॉपर रिड्यूस, तो ये तो तय है, ये नहीं बदल सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, इसको समझो। मान लो मैंने यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लगा रखा है और यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रखा है, बीच में मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और मैंने इनके साथ ऑब्वियसली बात है सॉल्ट ब्रिज भी क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और इसकी वजह से करंट जो है वो यहाँ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इस केस में, पूरे केस में जो जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन को दिया है और कॉपर ने लिया है, तो बेसिकली जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, क्योंकि जिंक कह रहा है इलेक्ट्रॉन को कॉपर की तरफ जाओ, तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है। और कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो दोनों की वजह से है, ऑक्सीडेशन की वजह से भी है, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो धक्का मार रहा है, और कॉपर की रिडक्शन की वजह से वो खींच भी रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो पूरे सेल का, ये यहाँ पे जो मैं वोल्टेज नापूंगा, मान लो मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता हूँ और मैंने जिंक और कॉपर को कनेक्ट किया, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक डैनियल सेल की जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आता है वो आता है 1.1 वोल्ट। एक डैनियल सेल में जब हम जिंक को कॉपर से कनेक्ट करते हैं तो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आता है वो आता है 1.1 वोल्ट्स। अब वो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट्स, वो जिंक का है, वो कॉपर का है, या वो जिंक और कॉपर का दोनों का मिला के है। आई रिपीट, वो जो जिंक और कॉपर का पोटेंशियल आया है वो अकेले जिंक का है, अकेले कॉपर का है, या जिंक और कॉपर का मिला के है। तो आंसर है जो 1.1 वोल्ट आएगा गैल्वेनोमीटर में, वोल्ट मीटर में, ये जिंक और कॉपर का मिला के आएगा। सही कह रहे हैं, बिकॉज जिंक इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये पोटेंशियल जिंक और कॉपर का मिला के है तो मैं जिंक का कैसे निकालूं, तो मैं जिंक का पोटेंशियल कैसे निकालूं, सोच के बताओ, एक सेकेंड। हाँ, अगर ये पोटेंशियल जिंक और कॉपर दोनों का है, मिला के 1.1, तो मैं जिंक का कैसे निकालूं या मैं कॉपर का कैसे निकालूं। कई बच्चे कहेंगे 1.1 में से कॉपर का माइनस कर दो, बट मेरे को कॉपर का भी तो नहीं पता, मेरे को कॉपर का भी तो नहीं पता। तो आसान भाषा में मैं ये पूछ रहा हूं कि जब हम दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल आता है वो उनका मिला के आता है। एक कहता है मैं इलेक्ट्रॉन को धक्का मारूंगा, एक कहता है मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा। अगेन ये बात सिर्फ जिंक और कॉपर के लिए नहीं हो रही है, किसी भी और सेल के लिए यहाँ पे बात हो रही है। तो जिंक कहता है मैं इलेक्ट्रॉन को धक्का मारूंगा, कॉपर कहता है मैं खींचूंगा, तो ये दोनों का पोटेंशियल जो आएगा वो मिला के आएगा। तो अब अगर मैं किसी का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, वो मैं कैसे निकालूं, ये मेरा आपसे सवाल है। मतलब तो आंसर है इसके लिए बच्चों हमें एक बात करनी होगी, एक पढ़ाई पढ़नी होगी, और वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। बच्चों हमें इसके ऊपर एक बात करनी होगी जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, पहली बात तो इसको शॉर्ट में हम लोग शी कहते हैं। अब होता क्या है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is assumed to be 0 as it is taken as a reference इलेक्ट्रोड। अब इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा कि यार अगर मुझे जिंक का पोटेंशियल निकालना है, मुझे कॉपर का पोटेंशियल निकालना है, मुझे मैग्नीशियम का निकालना है, मुझे क्लोरीन का निकालना है, मुझे किसी भी सब्सटेंस का निकालना है,
तो इंडिविजुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं उनका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकूं, बिकॉज मुझे उनको किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अब अगर मैं उनको किसी के भी साथ कनेक्ट करूंगा, बिकॉज अकेला सेल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो जो पोटेंशियल आएगा वो मिला के आएगा दोनों का, लेकिन मैं चाहता हूं किसी एक का निकालना, तो जो पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब फॉर दैट हमने क्या किया, हमने एक चीज का बलिदान दिया। और बच्चों आप सब जानते हैं बलिदान कौन देता है, बलिदान हमेशा शी, क्या बात बोली मैंने, बलिदान हमेशा शी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने यहाँ पे भी दिया। हमारे घरों में भी हमेशा शी ही बलिदान देती हैं। अगर ये बात अच्छी लगी है, अगर आप ये बात समझ गए हो, इस बात की गहराई को समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन बलिदान देता है, कौन सैक्रिफाइस करता है, और वो हमेशा हमारे घर की शी यानी कि औरतें होती हैं। तो बेटा यहाँ पे भी ऐसे हुआ है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने क्या किया, अपने कहा कि कोई बात नहीं यार, मेरी पोटेंशियल को आप जीरो मान लो, मेरा वजूद ही मिटा दो। ऑल दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक कंटेनर में हम हाइड्रोजन भर देते हैं। एक कंटेनर में हमने यहाँ पे एक रॉड के अंदर, ग्लास रॉड के अंदर हाइड्रोजन भर दी, आसपास एसिड ले लिया जिसमें H+ है, और यहाँ का जो पोटेंशियल पैदा हुआ यानी कि E0 हाइड्रोजन प्लस से हाइड्रोजन, E0 हाइड्रोजन प्लस से हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे इसको रिडक्शन फॉर्म में लिखा है, आप देख सकते हो, प्लस से हम यहाँ जा रहे हैं, तो ये हो गया 0। ये मैंने लिखा है इसको रिडक्शन फॉर्म में। मैं इसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बट फिलहाल उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि चाहे ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखूँ चाहे रिडक्शन फॉर्म में लिखूँ, मैंने इसका स्टैंडर्ड, ये जो मैंने ऊपर गोला मारा हुआ है, मैं आपको फिर से बता दूं, गोले का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को 0 मान लिया, वो 0 होता नहीं है, 0 मान लिया। कुछ इसकी वैल्यू होगी जो भगवान जाने, आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। कैसे निकाल देंगे, बिकॉज हम किसी भी सेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने के लिए उसे किसी के साथ तो कनेक्ट करेंगे ना। अब किसी के भी साथ कनेक्ट करेंगे तो वो उसका मिला जुला पोटेंशियल आ जाएगा, उसका मिला के पोटेंशियल आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब अगर मैंने अगर हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को 0 मान लिया है, अगर मैंने हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड पोटेंशियल को 0 मान लिया है, अब अगर मैं, ध्यान से सुनना, इसके साथ किसी भी एक सेल को कनेक्ट करता हूं, मान लो जिंक को कनेक्ट कर देता हूं, वही जिंक का रॉड, जिंक सल्फेट, और यहां पे मैं एक वोल्टमीटर लगा के इनको कनेक्ट कर देता हूं, तो यहां जो वोल्टेज आएगी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात हो रही है, यहां जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज किसकी वोल्टेज होगी, वो वोल्ट किसका होगा? तो आंसर है वो वैसे तो दोनों का मिला के होगा, लेकिन जब मैं इसके पोटेंशियल को 0 मान चुका हूं तो ऑटोमेटिकली वो इसका पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने जिंक को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया और पोटेंशियल आ गया 0.74 वोल्ट, मान लो 0.74 वोल्ट। अब वैसे हमारा दिल जानता है कि ये 0.74 वोल्ट इज फॉर जिंक एंड हाइड्रोजन बोथ, इज फॉर जिंक एंड हाइड्रोजन बोथ, लेकिन हम हाइड्रोजन के पोटेंशियल को 0 मान चुके हैं, हम हाइड्रोजन के पोटेंशियल को 0 एज्यूम कर चुके हैं, तो अब ये 0.74 जिंक का हो गया। समझ में आई बात? अब आप कहोगे सर ये तो गलत है, ये तो सही तरीका नहीं है, तो आंसर है हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है, हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है। ये बेस्ट तरीका है कि किसी के पोटेंशियल को अगर हमें मानना ही है, एज्यूम करना है, तो हमने कहा हाइड्रोजन। अब हाँ, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि वाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज एज्यूम टू बी 0, तो आंसर है किसी एक को मानना था। आप सबको पता है हाइड्रोजन एक ब्रिज एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, रिड्यूस भी हो जाता है, तो लोगों के साथ वो नखरे नहीं करता, किसी के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसी के साथ रिड्यूस, तो वो एक अच्छा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बन सकता था, तो हमने उसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड चुन लिया। अब ये तो बात है नहीं कि भैया हमने उसको क्यों चुना, बस चुन लिया, एक अच्छा आदमी है, नखरे नहीं करता, ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। सेकेंड बात, हमने उसके पोटेंशियल को 0 मान लिया, ऑल्दो वो 0 होता नहीं है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने उसके पोटेंशियल को 0 मान के बाकी किसी का ये पोटेंशियल अगर निकालना, उसके साथ कनेक्ट किया और पोटेंशियल आ गया। और वो आपका मन जानता है कि वो दोनों का मिला के होगा, लेकिन इसका अगर हम 0 मान चुके हैं तो वो अल्टीमेटली पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के इसके पोटेंशियल को 0 मान लिया। अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी है अगर हमें आगे बढ़ना है तो, और वो बात ये है कि मैंने यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है इसको, H+ से H2 जाना, जो कि रिडक्शन है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां पे मैंने लिखा हुआ है H2 से H+ जाना, यानी ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिलहाल दोनों जीरो हैं तो आपको फर्क नहीं पता चल रहा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है E0 कॉपर +2 से कॉपर, अब ये जो मैं पोटेंशियल्स लिख रहा हूं ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी अगर दिखा दूं, मैं यहाँ पे फोटो क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि आपको वो एनसीईआरटी दिखती भी नहीं, यहाँ पे आपको वो एनसीईआरटी दिखेगी भी नहीं बच्चों। मैं फिर भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी PDF, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी खोल भी लूँ आपको दिखेगी नहीं। तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आप उस पेज नंबर को अपने घर में खोल लें, है ना। जैसे यहाँ पे दिखेगी थोड़ी, आपको दिख थोड़ी रही होगी। पेज नंबर शायद 69 है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। किसी का अलग, नई वाले किताब का अलग भी हो सकता है, पुराने वाले का तो 69 है, नई वाले का 71 है। अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है एंड आई गारंटी कि ये टेबल आपको अब दिख रही हो, शायद तो दिख रही हो, लेकिन अगर हमें सारे एलिमेंट देखने तो नहीं दिखेगी। तो आप सब अपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 69 या फिर 71 इनमें से कोई एक पेज होगा वो खोल के रखिएगा। अब अगर आप वो खोल के रखते हैं तो यहाँ पे हमें सब की एनसीईआरटी ने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। कौन से वाले पोटेंशियल दे रखी है? रिडक्शन की फॉर्म में। ऑल दो किसी की ऑक्सीडेशन हो सकती है, किसी की रिडक्शन हो सकती है, अभी हम बात करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने हमें सब की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। अगर आपने वो टेबल खोल ली है, प्लीज वीडियो को पॉज कर लो और टेबल को खोल लो, रिक्वेस्ट है। ओके, अब अगर आपने वो टेबल खोल लिया तो सब में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, यानी सबका रिडक्शन दे रखा है। अब बीच में यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा, अगर मैं इसको जूम कर दूं तो शायद आपको यहाँ पे दिखे कि यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है देखो इन्होंने 0 मान लिया है। हाइड्रोजन का जो इन्होंने पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट मान लिया है। अब सब को हाइड्रोजन के साथ एक एक बार कनेक्ट किया और उन सब का पोटेंशियल निकाला कि कुछ का प्लस में क्यों है, कुछ का माइनस में क्यों, अभी बात करते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। अगर आप देख सको सब में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो सब में रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हमें चीजें दे रखी हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉपर की बात करूं, अब मैं अगर यहाँ पे कॉपर की बात करूं तो कॉपर का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34 वोल्ट। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34 वोल्ट। तो अगर मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो, ये क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? +2 से Cu जा रहे हैं तो कम हो रहा है। लेकिन अगर मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो तो बस मुझे इसका साइन चेंज कर देना है, विच इज -0.34 वोल्ट कर देना है। तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हमें रिडक्शन पोटेंशियल को चेंज करने के लिए बस माइनस प्लस करना है। अब जैसे कि इसी में बात कर लें, मान लो हमें जिंक का मान लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, हमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा। तो जिंक का यहाँ पे जो पोटेंशियल आपको दे रखा है, अगर आप देख सकें, -0.76 है। अब इस माइनस का मतलब क्या है बात करता हूं, लेकिन -0.76 है। तो -0.76 यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो अगर मुझे इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मुझे बस +0.76 कर देना है, पहली बात। तो दूसरी बात, किसी का पोटेंशियल प्लस या किसी का पोटेंशियल माइनस में क्यों है? पहली बात तो जो टेबल एनसीईआरटी ने हमें दी है, हमारी सीबीएसई ने हमें दी है, वो टेबल कौन से पोटेंशियल्स को लगा रही है? रिडक्शन पोटेंशियल को। यानी कि उन्होंने कहा कि हम कोई एक पोटेंशियल के ऊपर बात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। ऑल्दो ये वाला पोटेंशियल कौन सा है? ये है स्टैंडर्ड ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना।
क्योंकि ऑक्सीडेशन। और ऐसे यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एनसीईआरटी कहती है कि हम किसी एक को पढ़ेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो कह रही है कि हम सिर्फ किसके बारे में बात कर लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। उन्होंने एक चुन लिया। अब हाइड्रोजन के साथ जब हमने कुछ लोगों को कनेक्ट किया तो कुछ लोग ऑक्सीडाइज हो रहे थे और कुछ लोग रिड्यूस, लेकिन हमने सबकी पोटेंशियल कौन सी वाली लिखी है, हमने यहाँ पे सबकी रिडक्शन वाली लिखी है। तो अब जिनका भी पोटेंशियल माइनस में है, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल हमने माइनस में लिखी हुई है, इसका मतलब एक्चुअली में ये है कि जब इन सब को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया गया, जब इन सब एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ एक एक करके कनेक्ट किया गया, तो एक्चुअली इनकी रिडक्शन नहीं हुई, इनकी ऑक्सीडेशन हुई, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में। रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होने का मतलब है इनकी एक्चुअली ऑक्सीडेशन हुई है। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, जब उनको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया गया तो ऑब्वियस सी बात है उनकी रिडक्शन ही हुई है, तभी वो पॉजिटिव में है। अब अगर मुझे यहाँ पे समरी समझनी हो, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कंफ्यूज से हो गए होंगे हम आज, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर हमें समरी समझनी हो और मुझे यहाँ पे पहली बात तो अगर निकालना हो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अभी तक हम लोग एनोड कैथोड या फिर अभी तक हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या फिर अभी तक हम लोग हाफ सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे पूरे सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना हो, कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इस पूरी टेबल में हर एक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में दे रखा है, तभी तो वो वैल्यू फिक्स्ड है। कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी, अगली क्लास है नर्स्ट इक्वेशन, वो आज का काम नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि जो ई नॉट सेल है हमारे पास, जो ई नॉट सेल है बच्चों हमारे पास, वो ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है, ये कैसे निकालेंगे, इसका सही तरीका क्या है। अगर मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है तो इसका सही तरीका तो ये है कि मैं एनोड वाले के पोटेंशियल को कैथोड वाले के पोटेंशियल में ऐड कर दूं। लेकिन ध्यान दें, ये पोटेंशियल हम तब यूज करेंगे जब मुझे कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, जब मुझे इसका कौन सा पोटेंशियल गिवन हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, क्योंकि रिडक्शन कहता है मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, और इसका मुझे क्या गिवन हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनोड कहता है मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारूंगा। कैथोड कहता है मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा। अगर हम इन दोनों की ताकत को ऐड कर दे तो हमें सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो और इसका ऑक्सीडेशन गिवन हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से, हमारे टेबल के हिसाब से हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स पे काम नहीं करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स पे काम करना है। तो भैया इसका तो खेल ठीक है, इसमें तो अगर मुझे ई नॉट सेल निकालना है तो भैया ई नॉट कैथोड तो सेम रहेगा, ई नॉट कैथोड तो सेम रहेगा। लेकिन एनोड जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें नहीं गिवन होगा, टेबल के हिसाब से हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा, उसके लिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्योंकि मैंने ये बताया अगर आपको ऑक्सीडेशन गिवन है और आपको रिडक्शन निकालना तो साइन उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस साइन की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हम ये वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब दोनों का कौन सा पोटेंशियल गिवन हो, रिडक्शन। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी कौन सा वाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो। और अभी जो हमने टेबल देखी वहां पे कौन सा पोटेंशियल ही गिवन होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होता है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब कैथोड वाले का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो और एनोड वाले का ऑक्सीडेशन ही गिवन हो। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों का कौन सा पोटेंशियल गिवन हो, रिडक्शन,
और हमें यही फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें किसी केस में किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे भी रखा है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज एनसीईआरटी बिलीव करती है कि वो कौन से पोटेंशियल पे काम करे, रिडक्शन पे। बट अगर मान लो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, कोई यूटी आ गया, कोई वाइवा आ गया, तो आपको उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। आपको उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाओगे। यानी फॉर्मूला आपको ये लगाना है, और ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब दोनों का कौन सा पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन है तो उल्टा ही तो करना है, उल्टा ही तो करना है। अच्छा, लेकिन सवाल ये होता है कि कैसे पहचाने कि कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इजीली रिड्यूस होना चाह रहा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एनोड। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी हम लोग ऐड कर लेते हैं कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल की यहाँ बात हो रही है, वो भी स्टैंडर्ड। तो अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की यहाँ बात करना सही रहेगा, अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू, ये कंपैरेटिव वर्ड्स चल रहे हैं ना, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, और अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आई रिपीट ये कंपैरेटिव वर्ड्स चल रहे हैं, और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, कम हो, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो बनेगा कैथोड, क्योंकि वहां पर रिडक्शन होगी। और अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो एनोड बनना चाहेगा, बिकॉज वो कहेगा भाई तेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो तू रिड्यूस होगा, और रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे, और ये क्या बन जाएगा, एनोड। अब मैं जैसे कि इस पीछे वाले सवाल को ही ले लूं। अब इस पीछे वाले सवाल में E0 कॉपर +2 से कॉपर हमें जो पोटेंशियल एक्चुअल वाला है वो है 0.34, और अगर मैं E0 जिंक +2 से जिंक, मैं रिपीट कर दूं, हम E0 सेल का ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जिंक का पोटेंशियल हमें रिडक्शन फॉर्म में -0.76 वोल्ट दे रखा है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, देखो ईमानदारी की बात है कि अगर ये दोनों, पहले बात तो चेक करो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, हाँ +2 से 0, अगर ना गिवन होता तो हम उल्टा करके कन्वर्ट कर देते, क्योंकि हमें सारी पढ़ाई रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में करनी है। ठीक है, पहला सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। दूसरा सवाल, इनमें से कौन एनोड है कौन कैथोड है। टाइम हो रहा होगा अभी 37 मिनट्स 40 सेकेंड्स के आसपास कुछ, मैं चेक करूंगा। आप अगर ये वीडियो लाइव में, मतलब वो स्ट्रीम में देख रहे हो, तो लाइव चैट पे मत लिखो, लाइव चैट पे कमेंट मत लिखा करो, वो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। आप नॉर्मल वीडियो पे कमेंट जाके लिखा करो, ये टाइम डाल दो वहाँ और बता दो क्या आंसर है। जिंक और कॉपर में कौन एनोड कौन कैथोड, कारण, छोटा छोटा कारण भी लिख दो कि आपने ऐसा क्यों लिखा, अगर पॉसिबल है तो जल्दी से। हाँ जी, हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कैथोड हो जाएगा और ये हमारे पास एनोड हो जाएगा। कैथोड एनोड पहचानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको E0 सेल निकालना है, अगर आपको E0 सेल निकालना है तो फॉर्मूला है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब अगर फॉर्मूला E0 कैथोड माइनस E0 एनोड है तो कैथोड में से एनोड माइनस करना है, तो आपके पास कैथोड की पोटेंशियल होनी चाहिए जो कि है 0.34 और एनोड की होनी चाहिए विच इज 0.76 माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 0.34 प्लस 0.76 एंड विच इज 1.1, और आने भी चाहिए 1.1, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी परसों भी कि भैया एक डैनियल सेल ही तो है, कॉपर और जिंक का बना हुआ है, एक डैनियल सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो 1.1 होता है। तो पहली बात तो हमने आज की पूरी क्लास में एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा है विच इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो एक सेल के पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं, उसके देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ही पढ़ना है, जीवन सफल करना है, तो वो है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बस ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब हमें दोनों का कौन सा पोटेंशियल गिवन हो,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन नहीं गिवन है, ऑक्सीडेशन गिवन है, तो पहले उसका साइन उल्टा करके उसे कन्वर्ट करो, उसके बाद आप आगे की बात करो, उसके बाद आप आगे की बात करो और फॉर्मूला ये लगाओ। सर लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कैथोड कौन है, एनोड कौन है? तो मैंने आपको बताया कैथोड पहचानने के लिए जिसका रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो कैथोड है, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो एनोड है। ठीक है जी। अब E0 सेल के ऊपर और भी सवाल हम लोग करेंगे। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम अगले क्लास में करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन में पहले आपको E0 सेल निकालना पड़ता है, उसके बाद ई सेल निकलता है। अभी तो हमने स्टैंडर्ड सेल निकाला ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के ऊपर बात की। अब ये गोला हटा देंगे, कंडीशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड नहीं रहेंगी। कंडीशंस अगर स्टैंडर्ड नहीं रहेंगी तो फिर पोटेंशियल क्या आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ई सेल निकालने से पहले E0 सेल निकालना पड़ता है। तो हम अगले लेक्चर में सबसे पहले तो जब हम नर्स्ट इक्वेशन शुरू करेंगे तो आप ध्यान रखना इसकी अपने आप प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ई सेल निकालने से पहले हमें E0 सेल निकालना ही पड़ता है। ओके, तो आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो पढ़ा सिर्फ एक ही टॉपिक है E0 सेल, लेकिन वो E0 सेल नींव है, तभी आप ई सेल यानी कि नर्स्ट इक्वेशन समझ पाएंगे। तो अगली क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़े, यहाँ से आने के चांसेस ना के बराबर हैं। सवाल अगले क्लास से आने वाला है एग्जाम में। ओके, तो ये अपने नोट्स बनाते रहना यार प्लीज़, क्योंकि जब मैं कोई टॉपिक बोलूँगा तीसरे लेक्चर में कि मैंने सेकंड में पढ़ाया था, तो आप बार बार पीछे थोड़ी ना जाओगे, तो नोट्स बनाते रहो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।